हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स वाले सर पर। और आज हम अपनी केबीटी सीरीज के दूसरे दिन में फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे अंश पूंजी लेखे मतलब कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर पर। ठीक है ना। आज हम सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी वाले क्वेश्चंस पर। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होने के बाद आज हम 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे केबीटी सीरीज का पहला वीडियो जरूर देख कर के आए होंगे, क्योंकि पहले वीडियो में हमने आपको कुछ जनरल एंट्रियां बताई थी। उन्हीं जनरल एंट्री के बेस पर आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर वो बेसिक जनरल एंट्री आप लोगों ने नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन पर और आपको वहां पर केबीटी सीरीज के डे फर्स्ट का वीडियो मिल जाएगा। आज डे सेकंड का वीडियो आप देख रहे हैं तो डे फर्स्ट के वीडियो का कम से कम वो जनरल एंट्री जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए तो हम चर्चा करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। पहले थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे आज के होमवर्क पर। चलिए तो सबसे पहली बात, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं वो है क्वेश्चन की अंश किसे कहते हैं, अंश की विशेषताएं बताइए। व्हाट इज शेयर, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको समझने से पहले भी मैं आप लोगों को अंश पहले अपने आधार पे बता दूं। देखिए, हमने आपको डे फर्स्ट के वीडियो में बताया था कि हम जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन मतलब कि समामेलन कराना पड़ता है। समामेलन कराते समय आप लोगों को बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी। जब हम 3 फाइलें बनाते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रविवरण, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को वहां पर अपने कंपनी की अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज कैपिटल के बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, यानी अधिकृत पूंजी क्या होती है, निर्गमित पूंजी क्या होती है, ये सब पे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज के लिए मेरे ख्याल से टॉपिक पर्याप्त है अपने पास। इसलिए सबसे पहले आप ये जान जाइए कि अधिकृत पूंजी जो है उसमें उल्लेख रहता है, तो उस अधिकृत पूंजी, हमारी जो अधिकृत पूंजी है मतलब कि ऑथराइज कैपिटल है, वो कितने शेयर्स में डिवाइडेड है, इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी वो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आप ऐसा कहते हैं कि हमारी कंपनी की कुल अधिकृत पूंजी जो है वो 50 लाख रुपए है, और 50 लाख रुपए वाली पूंजी जो है वो 100 रुपए वाले टुकड़े में बटी हुई है। तो जो 100 रुपए वाला टुकड़ा है वही टुकड़ा क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये चॉकलेट है और मैं कह रहा हूं कि चलिए, मतलब एक ही चॉकलेट है, खाने वाले हम 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, तोड़ तोड़ करके खाएंगे। एक टुकड़ा मैंने आपको दिया, एक टुकड़ा मैंने आपको दिया, एक टुकड़ा मैंने रख लिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको शेयर करके खा रहा हूं। बस उसी तरीके से हमारी कंपनी की पूंजी जो रहती है हम भी उसको क्या करते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिलहाल हमने अपनी कंपनी की 50 लाख की पूंजी को 100 रुपए वाले टुकड़ों में बांटा, तो कितने टुकड़े हो गए जाकर के टोटल 50,000। तो ये 50,000 टुकड़े ही क्या कहलाएंगे, शेयर कहलाएंगे। बात ये थी बेटा कि हम लोगों को कंपनी स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए की आवश्यकता थी। जो अभी नए नए हैं तो हम लोगों को जो पैसे हैं वो बैंक के द्वारा मिल नहीं रहे थे। हम अपने फ्रेंड के पास गए, उनसे हमने कहा भाई 50 लाख दे दे, भाई 50 लाख दे दे, तो कोई भी कहता है यार 50 लाख इतनी बड़ी चीज होती है, ऐसे थोड़ी ना दे पाएंगे। लाख 1.5 लाख की बात होती तो हम दे देते। और किसी फ्रेंड से हमने मांगा, अरे भाई 5 लाख तक की मदद कर सकता हूँ लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकता। 5 लाख, कोई कहता अरे मेरी हालत अभी अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ 50,000 ही दे सकता हूँ। ऐसे ऐसे करते रहे तो मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। मैं कह रहे यार बड़ी समस्या हो गई, कोई पैसा देने को तैयार ही नहीं हो रहा है। फिर ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था, फिर मैंने जितने दोस्तों से बात की थी सभी दोस्तों के पैसे को मैंने काउंट किया, तो वाह यार वो तो 50 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा था। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया और मैंने उनसे कहा कि हो गया, तुम लोग कोई भी मुझको 50 लाख रुपए मत दो, लेकिन जितना पैसा दे रहे हो उतना तो दो, है ना। लेकिन वो मैं तुम लोगों से ऋण के रूप में यानी कि लोन के रूप में नहीं ले रहा हूं। आप मेरी कंपनी में वो पैसा क्या कर दो, शेयर खरीद लो उसके, मतलब कि आप मेरी कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि मेरा कोई फ्रेंड जो है वो मुझे 20,000 रुपए देने के लिए तैयार था। तो जब वो 20,000 रुपए दे रहा था तो मैं उसको 100 रुपए वाले कितने शेयर्स दे दूंगा,
तो 100 रुपए वाले उसको 200 शेयर दे दूंगा, यानी कि नंबर 1 से लेकर के 200 नंबर तक के जो शेयर्स हैं वो मैं उस दोस्त को दे दूंगा। एक दोस्त आया कि यार मैं ना सिर्फ 5,000 रुपये ही दे सकता हूँ, यार क्या बताऊँ बड़ी, हम क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं यार, तुम 5,000 दे रहे हो 5,000 दे दो। तो 5,000 रुपये जो है इसमें मैं उसको कितने शेयर दूंगा, तो मैं उसको दूंगा 50 शेयर, मतलब 201 नंबर से लेकर के 250 नंबर तक के शेयर्स जो हैं वो मैं दूसरे फ्रेंड्स को दे दूंगा, है दूसरे फ्रेंड को दे दूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंश जो होते हैं, अंशों के माध्यम से आप कितना भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 100 ही रुपए है, तो अगर आप एक शेयर भी खरीदना चाहें तो आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं। ये तो ऐसी छोटी सी कहानी थी। अब शुरुआत करते हैं। बात मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी है ना, कंपनी जो है अपने अंशधारियों को उनके द्वारा जो पैसा आप हमारी कंपनी में लगा रहे हैं उसके बदले में जो एक प्रपत्र देती है, वो प्रपत्र क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। और शेयर होता क्या है, तो शेयर जो है वो हमारी कंपनी की पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा होता है ना। कंपनी की संपूर्ण पूंजी या कंपनी की अधिकृत पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा ही क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है, ठीक है ना। और आप चाहें तो कितने भी हमारी कंपनी के कितने भी शेयर खरीद सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आधार पर। तो इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक कंपनी की समस्त पूंजी की एक मतलब समस्त पूंजी एक निश्चित राशि के छोटे छोटे हिस्सों अथवा इकाइयों में बटी हुई रहती है। ऐसी प्रत्येक इकाई को ही हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। हमारी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, संपूर्ण पूंजी है, वो छोटे छोटे हिस्से में बटी रहती है। हमने बताया ना कि हमारी कंपनी की कैपिटल कितनी है, 50 लाख है, जो कितने रुपए वाले टुकड़ों में बटी है, 100 रुपए वाले टुकड़ों में बटी है। तो हर 100 रुपए का जो एक टुकड़ा है ना, वो एक टुकड़ा ही, एक यूनिट ही क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा, ठीक है ना। शॉर्टकट में देखा जाए, संक्षेप में, तो अंश जो है वो एक प्रकार की इकाई होती है जिसमें हमारी कंपनी की टोटल पूंजी या कुल पूंजी जो होती है बटी हुई रहती है। इंग्लिश में भी है वही चीज लिखा हुआ है कि द कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, ईच सच यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इज कॉल्ड शेयर। मतलब हमारी वही कंपनी की जो कैपिटल है वो कई सारी यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो हर एक यूनिट को ही क्या कहा जाएगा, शेयर कहा जाएगा। अब हम आते हैं अंशों की विशेषताओं की तरफ कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं, अंशों की विशेषताएं। सबसे पहली बात, अंश जो होते हैं यानी शेयर जो होते हैं वो कंपनी की पूंजी की सबसे छोटी इकाई होते हैं। कंपनी की पूंजी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, शेयर कहलाती है। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अंश की प्रकृति माल की तरह होती है, मतलब जो शेयर हैं वो गुड्स या कमोडिटी की तरह होते हैं, क्योंकि हम इनको खरीद भी सकते हैं और हम इनको बेच भी सकते हैं। मतलब हम इनको परचेज भी कर सकते हैं, मतलब बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। एक तो बात और है कि अंश को हम गिरवी के तौर पर, मतलब कि मॉर्टगेज के तरह इसको यूज कर सकते हैं, मतलब हम अंशों को गिरवी भी रख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। और एक दो विशेषताएं, हाँ ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अंश जो है यानी शेयर अगर हम खरीद रहे हैं तो शेयर को चालू संपत्ति माना जाता है, मतलब कि शेयर्स आर द करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। शेयर मतलब कि अंश जो होते हैं वो हमारी कंपनी की चालू संपत्ति माने जाते हैं, ठीक है ना। और पार्षद सीमा नियम में वर्णित विधि के अनुसार इसको हस्तांतरित भी किया जा सकता है, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी प्रोसीजर दिया गया हो उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और लास्ट में कि कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों का कंपनी अधिनियम द्वारा नियमन किया जाता है ना। मतलब इनका जो रेगुलेशन होता है, जो इनको रेगुलेट किया जाता है, वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है कि हम अपने कंपनी के शेयर्स को किस प्रकार से इशू करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइप्स ऑफ शेयर, अंशों के कितने प्रकार होते हैं। हमारे पास जो शेयर्स होते हैं यानी कंपनी जिन अंशों का निर्गमन करती है, जिन अंशों को यानी जिन शेयर्स को इशू करती है, वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है समता अंश या साधारण अंश, जिसको हम इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश, जिसे हम प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, या इक्विटी शेयर्स और
प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं समझ में आपको आएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो समझें, फिर आप इनकी डेफिनेशन समझिएगा तो मेरे ख्याल से समझाने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस मिला होता है। क्या होता है, जब कंपनी का लाभ होता है ना तो वो सबको बांटा जाता है। भाई आप सभी लोगों ने मिल करके कंपनी में कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रॉफिट होगा तो आप सब लोगों को वो प्रॉफिट दिया जाएगा। तो कंपनी की तरफ से आप लोगों को जो प्रॉफिट दिया जाता है तो पूरा प्रॉफिट आप ही को नहीं दे दिया जाता है, उस प्रॉफिट के भी कई सारे हिस्से किए जाते हैं। तो लाभ का भी आपको अंश दिया जाता है या लाभ का भी आपको हिस्सा दिया जाता है, इसीलिए उसको लाभांश कहा जाता है। मतलब कंपनी आपको आपके द्वारा खरीदे गए अंशों पर क्या देती है, लाभांश का भुगतान करती है, मतलब डिविडेंड पेड करती है। ठीक है ना, आप अगर शेयर्स खरीद रहे हैं आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो सबसे पहले डिविडेंड किसको पे किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर क्या है, अब शेयर होल्डर मतलब अंशधारी, जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उस व्यक्ति को शेयर होल्डर या अंशधारी कहा जाता है। तो जब कंपनी डिविडेंड पे करती है मतलब कि लाभांश का भुगतान करती है तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिलता है, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को। तो जो व्यक्ति प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर खरीदता है उसको पहले दिया जाता है लाभांश मतलब कि डिविडेंड, और उसके बाद जो भी बचा है वो सारा का सारा किसको दिया जाता है, समता अंशधारियों को मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को। दूसरी बात, कंपनी को सामान्यतः लाभ हो या ना हो, मतलब लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों ही दशाओं में अगर डिविडेंड पे करती तो किसको करती है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को। ठीक है ना, लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो गया है या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये क्या कहते हैं भैया हमको तो प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना, तो कंपनी को लाभ हो या कंपनी को हानि हो, दोनों ही दशाओं में पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाता है, जबकि हानि होने की दशा में समता अंशधारियों को मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जाता है। तीसरी बात, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है, मतलब कि इनकी जो लाभ प्राप्त करने की दर होती है वो फिक्स रहती है। हमेशा इनके सामने लिखा रहता है 8% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं कि 10% प्रेफरेंस शेयर हैं कि 12% प्रेफरेंस शेयर हैं, मतलब 8% पूर्वाधिकार अंश है कि 10% कि 12%, जितना भी इसके आगे प्रतिशत लिखा होता है इसका मतलब होता है कि इन अंशों पर इतने प्रतिशत के दर से इनको क्या दिया जाएगा, लाभांश का भुगतान किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर मतलब कि रेट ऑफ डिविडेंड जो रहता है वो फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। और समता अंशधारियों के लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, इनको थोड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है, ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। और लॉस अगर हो गया कंपनी को तो हो सकता है इनको फिर पैसा मिलबे ना करे, मतलब कि डिविडेंड इनको पे ही ना किया जाए। इसके बाद एक बात और होती है, जब कंपनी बंद होती है, कंपनी का जब समापन हो जाता है तो कंपनी के समाप्त होने पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल यानी पूर्वाधिकारी अंशधारियों की पूंजी सबसे पहले वापस की जाती है। उसके बाद अगर पैसा बचा है तो समता अंशधारियों को दिया जाएगा, और पैसा अगर नहीं बचा है तो समता अंशधारियों की पूंजी की वापसी नहीं की जाएगी। अगली बात अगर मैं आपको बता दूं कि वोटिंग राइट मतलब मत देने का अधिकार, तो भैया पूर्वाधिकार अंशधारी देखो हर बार प्रॉफिट कमा रहे हैं, इनको तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है ना। तो ये वाले जो होते हैं ना पूर्वाधिकार अंशधारी, इनको कंपनी के हर मामले में टांग अड़ाने का अधिकार नहीं है, मतलब कि ये कंपनी के सभी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, इनको अपने मामले में मत देने का अधिकार है। तो पूर्वाधिकारी अंशधारियों को सिर्फ और सिर्फ अपने मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है। लेकिन समता अंशधारी जो होते हैं ये कंपनी के स्वामी माने जाते हैं, कंपनी के ओनर माने जाते हैं, तो इन्हें कंपनी के सभी मामलों में मत देने का अधिकार होता है, मतलब कि इनको हर मामले में वोटिंग राइट प्राप्त है, लेकिन इनको सिर्फ खुद के मामले में ही वोटिंग राइट प्राप्त है। ठीक ना, वोटिंग राइट मतलब मत देने का अधिकार प्राप्त है। मेरी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, मैंने अपने हिसाब से बता दिया। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा तो समझिएगा। समता अंश या साधारण अंश की जो परिभाषा आपसे पूछी जाती तो आप क्या लिखेंगे, पहले हिंदी मीडियम वाले समझ लें। तो भैया समता अंशों से अभिप्राय
उन अंशों से होता है जिन पर कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से लाभांश, मतलब जो कंपनी का वो प्रॉफिट जो विभाजित करके आपको पेड किया जाएगा, तो वो लाभांश तब दिया जाता है, कब? कि जब पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश बांटने के बाद। यहां पे क्या बोला गया? समता अंशों से अभिप्राय उन अंशों से है जिन पर कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से लाभांश जो है वो पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश बांटने के बाद मिलता है। जब हम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को पैसा दे देते हैं, उसके बाद किसको दिया जाता है? समता अंशधारियों को। फिर लिखा है इन पर लाभांश बांटना अनिवार्य नहीं होता है। ये भी लो, दूसरी बात और एक निकल के आगे कि इन पर लाभांश बांटना अनिवार्य नहीं होता। वही हमने बताया ना, अगर कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है और कंपनी जो है या फिर कंपनी को लॉस ही हो गया है, कंपनी या तो हानि हो गई है या तो बहुत कम लाभ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन पर समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता। भाई मालिक बन के बैठे हो, कंपनी के ओनर है ना, तो कंपनी के मालिक को ही तो लाभ भी मिल सकता है और हानि भी मिल सकती है ना। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित्त पट या हेड और टेल, इसी तरीके से हमारे बिजनेस के भी दो पहलू होते हैं, प्रॉफिट और लॉस। और जो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस सहने की क्षमता भी जिस व्यक्ति के अंदर होती है, उसी को तो कंपनी का स्वामी या मालिक या ओनर कहा जाता है। तो भैया इनको लाभ मिलना भी कंपलसरी नहीं है। इन अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश की दर भी निश्चित नहीं रहती। अभी अभी मैंने बताया ना कि इन अंशों पर जो लाभांश दिया जाता है उसकी दर यानी रेट ऑफ डिविडेंड जो रहता है वो फिक्स नहीं रहता है। इनको बांटने के बाद यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने के बाद जितना बचे, इतना बचे, इतना बचे, इतना बचे, सब किसका फिर होता है? इनका रहता है। मतलब इनको जो लाभांश मिलता है वो एक अनिश्चित रेट या अनिश्चित दर से मिलता है। कंपनी के समापन के समय पूर्वाधिकारी अंशधारियों को पूंजी करने के बाद जब हम पूर्वाधिकारी अंशधारी मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल वापस कर देते हैं, इसके बाद जो पैसा बचता है तभी बचे हुए पैसे से ही समता अंशधारियों को पूंजी की वापसी की जाती है, अन्यथा नहीं की जाती। और अंत में लिखा है कि समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समता अंशों की क्या परिभाषा है आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ पे देख कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं पढ़ रहा हूँ। इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स मीन 10 शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज पेड फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। मतलब कि प्रेफरेंस मतलब तो बताने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सब समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। फिर कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। बात करते प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, बहुत जल्दी हम न्यूमेरिकल की तरफ भी पहुंच रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश। तो पूर्वाधिकार अंश हम उन अंशों को कहते हैं जिन्हें आजीवन एक निश्चित दर से लाभ का भुगतान किया जाता है, लाभांश का। मतलब अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे हैं तो जब तक आप वो शेयर वापस नहीं कर देते हैं कंपनी को, तब तक यानी आजीवन, कभी नहीं करेंगे तो आजीवन, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक आपको एक निश्चित दर से लाभांश मतलब डिविडेंड, एक फिक्स रेट से डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है। दूसरी बात यहां पर बताई जा रही है कंपनी के समापन की दशा में, जब कंपनी का समापन होता है, जब कंपनी की एंडिंग होती है, तो ऐसी दशा में भी पूंजी की वापसी जो होती है उसमें भी इनको पूर्वाधिकार, नाम के अनुसार ही इनको क्या प्राप्त होता है? पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। मतलब जब कंपनी का समापन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले कैपिटल जो रिटर्न की जाएगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही की जाएगी। यहाँ पर में होगा, कहाँ पे? यहाँ में है, ठीक है ना। कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जा रही हैं तो उसमें परेशान मत होइएगा, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ी थोड़ी समस्या हो जाती है। ये जो होते हैं ये विशिष्ट अंश होते हैं और इन्हें अधिमान अंश के नाम से भी जाना जाता है। तो भैया स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। दीज आर स्पेशल शेयर ऑफ अ कंपनी, ये हमारी कंपनी के विशिष्ट अंश यानी स्पेशल अंश हैं। दीज शेयर आर द पार्ट ऑफ कैपिटल ऑन विच शेयर होल्डर हैव सम स्पेशल प्रेफरेंस। ये जो व्यक्ति ये वाले शेयर्स खरीदता है उनको कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस मिले रहते हैं, वही जैसे कि डिविडेंड सबसे पहले दिया जाएगा, कंपनी की एंडिंग पर कैपिटल जो होगी वो सबसे पहले पे की जाएगी, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको प्रॉफिट दिया ही जाएगा। बस यही सारे प्रेफरेंसेस मिले रहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो था, जो लगभग मैंने बता दिया है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर।
जरूर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते चलते हैं। भैया लाभांश की दर, तो इक्विटी शेयर्स पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, हर बार बदलती रहती है। और प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इन पर एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है। वहां मैंने बोला था, यहाँ पे लिखाया है, जब मैं बोल रहा हूं अगर आप उसको नहीं लिख रहे होंगे तो स्वाभाविक सी बात आपको याद तो रहेगा नहीं, इसीलिए आप इसके नोट्स बनाते चलें या स्क्रीनशॉट खींच के रखते चलें। ये नोट्स जो हैं मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर अवेलेबल करा दूंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल कॉमर्स वाले सर पर, तो आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखता हूँ 2-4 दिनों में एक व्हाट्सअप नंबर आप सभी के लिए कर दूंगा, अगर आपको नोट्स चाहिए उसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से भी नोट्स ले सकते हैं। चलिए, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इट कीप्स ऑन फ्लैक्चुएटिंग, घटती बढ़ती रहती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है लाभांश की निश्चितता, मतलब सर्टेनिटी की बात हो रही है यहां पर। अरे तो भैया जो समता अंश होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको प्रति वर्ष लाभांश देना अनिवार्य नहीं होता है, मतलब पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट सर्टेन। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हर साल प्रॉफिट दिया जाए ऐसी कोई बात, मतलब ऐसी अनिवार्यता नहीं होती है। लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों पर, मतलब पूर्वाधिकार अंशों पर प्रायः लाभांश निश्चित रूप से दिया ही जाता है। डिविडेंड इज मोर सर्टेन ऑन प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है कैपिटल रिटर्न ऑफ कैपिटल, पूंजी की वापसी। तो भैया समता अंशधारियों को कंपनी के समापन की दशा में सबसे अंत में जो पैसा बचा हुआ रहता है उस बची हुई रकम से पैसा वापस किया जाता है। लेकिन अगर कंपनी का समापन हो रहा है तो समापन की दशा में इन अंशधारियों को कैपिटल की वापसी सबसे पहले की जाती है, मतलब कैपिटल सबसे पहले रिटर्न की जाती है। 2 बार वही क्वेश्चन हो गए। वोटिंग राइट, मैंने बताया था कि समता अंशधारियों को सभी प्रकार के मामलों में मत देने का अधिकार होता है, मतलब दे इंजॉय वोटिंग राइट्स, और इनको केवल अपने हित के मामलों में ही मत देने का अधिकार होता है। दे हैव राइट टू वोट ओनली ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू देम, मतलब इनको सिर्फ अपने मामले में वोटिंग राइट इन दोनों को रहता है, लेकिन इनको कंपनी के हर मामले में वोटिंग राइट रहता है, मत देने का अधिकार, और इनको सिर्फ और सिर्फ खुद के मामले में ही मत देने का अधिकार होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। जोखिम रिस्क, भैया इनमें तो रिस्क है, तो जो समता अंश खरीदता है तो समता अंशों में जोखिम अधिक मात्रा में पाया रहता है, जबकि इनमें जोखिम लगभग नहीं ही रहता, ना के बराबर रहता है, ठीक है ना। जोखिम मतलब रिस्क की बात हो रही है। चलिए थ्योरी का पार्ट मेरे तरफ से आज होता है कंप्लीट। थ्योरी के लिए आप इतने देखिए, क्या है आपको भी याद करने में ज़्यादा समस्या ना हो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जितना भी क्वेश्चन दिया जा रहा है अकाउंट की थ्योरी, अकाउंट के न्यूमेरिकल, विनम्र निवेदन है कि उसको पढ़ते चलें। थ्योरी का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो एग्जाम में सामान्यतः पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ऐसे में बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए, अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स पर। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की अगर बात की जाए, मतलब सवालों की बात अगर की जाए, तो आपके पास 3 प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे पहला तो आता है फुल सब्सक्रिप्शन वाला, दूसरा आता है अंडर सब्सक्रिप्शन वाला, तीसरा आता है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, ठीक है, मतलब पूर्ण अभिदान, बस 1 मिनट रुकेंगे, यहां पे हो जाएगा पूर्ण अभिदान, अभी 1 मिनट में समझा दे रहा हूं मैं, पूर्ण अभिदान, दूसरा होता है न्यून अभिदान या अल्प अभिदान। एक बात बता दूं आपको, न्यून अभिदान और न्यूनतम अभिदान में अंतर होता है। न्यून अभिदान या अल्प अभिदान, राइटिंग अगर समझ में ना आए तो प्लीज थोड़ा सा आप लिख लीजिए, सुन करके लिख लीजिएगा। और इसको कहा जाता है अति अभिदान। इसमें डिफरेंस आता है खास तौर पे इन दोनों पे, तो नेक्स्ट थ्योरी में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अभी इसके न्यूमेरिकल पर अपन चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों में पूछा जाता है सामान्यतः। पूर्ण अभिदान मतलब फुल सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? फुल सब्सक्रिप्शन। जो न्यून अभिदान या अल्प अभिदान होता है बेटा, इसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और जो अति अभिदान होता है इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं।
और सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल इसी तरीके से मिलेंगे। मैं जितने आवश्यक होते जा रहे हैं अपने हिसाब से सब आवश्यकता, आपकी आवश्यकता अनुसार मैं टॉपिक्स लेकर के आगे बढ़ते जा रहा हूँ। आज हमको ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़ा पेशेंस रखते हुए बिल्कुल समझने का प्रयास करिएगा, लेकिन समझ में तभी आएंगे जब आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि मैं आज जनरल एंट्रियां नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली जनरल एंट्री कर दूंगा। कैसे डेबिट होता है बैंक, क्यों क्रेडिट होता है कैपिटल, वो सब मैं आज नहीं बताऊंगा, तो उसको आप पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। पूर्ण अभिदान या फुल सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूं। मेरे पास 20,000 शेयर्स हैं और 20,000 शेयर में अभी आवश्यकता है कि मैं सिर्फ ना 10,000 शेयर ही बेचना चाहता हूं। तो ठीक है, मैं खुद ही 10,000 शेयर बेचना चाहता हूं। तो जब मैं 10,000 शेयर बेचना चाहता हूं और 10,000 के पूरे 10,000 शेयर बिक जाते हैं, मतलब 10,000 अंशों का निर्गमन करना चाहता हूं और सारे अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हम पूर्ण अभिदान की स्थिति में हैं। कौन सी अभिदान की स्थिति में है? पूर्ण अभिदान यानी फुल सब्सक्रिप्शन। कि भैया हमने 10,000 शेयर इशू करना चाहे, या चलो 20,000 शेयर मेरे पास हैं, तो मैंने 20,000 शेयर्स मैंने इशू करना चाहा, मतलब निर्गमित करना चाहता हूं और सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गया, एप्लीकेशन प्राप्त हो गए, तो ऐसी कंडीशन को पूर्ण अभिदान या फुल सब्सक्रिप्शन की दशा कहा जाता है, या कंडीशन ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। अब ये आवेदन, अलॉटमेंट, ये सब क्या, वो भी समझ लें। आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा होगा कि आवेदन मतलब कि एप्लीकेशन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसी सबसे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। आवेदन के बाद आवंटन, अलॉटमेंट। 50 डेज लगभग कंप्लीट होने के बाद आपका मैं एग्जाम भी लूंगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रथम याचना, जिसको हम फर्स्ट कॉल कहते हैं। अगर हम 3 किस्तों या 3 बार में ही पूरा पैसा ले रहे हैं तो प्रथम याचना को प्रथम एवं अंतिम याचना कहा जाएगा। आखिरी मैच होता है ना, फाइनल मैच कहा जाता है। तो हम भैया 3 ही बार में हमने पूरा पैसा ले लिया। 10 रुपए का एक शेयर था, 4 रुपये एप्लीकेशन पे ले लिए, 4 रुपये अलॉटमेंट पे ले लिए, 2 रुपये तो बचा है, हमने फर्स्ट कॉल में ले लिया, तो फिर इसी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहा जाएगा। और नहीं, अगर आप लोगों की इच्छा है भैया एक बार और किस्त बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको द्वितीय याचना कहा जाएगा। आप तृतीय याचना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो द्वितीय एवं अंतिम, अब दूसरी, इसमें तो पूरा पैसा ले ही ले रहे हैं, तो इसको द्वितीय एवं अंतिम याचना कहा जाएगा। मतलब बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहली बात आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। आवेदन यानी एप्लीकेशन, सबसे पहले क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए जाते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। जब हमको थोड़ी बहुत अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रविवरण जारी करते हैं, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। और उस प्रोस्पेक्टस में हम अपनी कंपनी की पूरी जानकारी देते हैं। भैया हमारी कंपनी का नाम ये है, हमारी कंपनी के शेयर इतने हैं और हमारी कंपनी के पास जितने भी शेयर हैं, मान लो यहाँ इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20,000 शेयर्स हैं आपके पास, तो ये जो 20,000 शेयर है ना, 20,000 शेयर जो हैं, इसमें से 12,000 शेयर मैं अभी बेचना चाह रहा हूं। अगर आप चाहते हैं खरीदना तो 12,000 शेयर मैं बेचना चाह रहा हूं। कितने शेयर बेचना चाह रहा हूं? 12,000। अब ये 12,000 शेयर जो बेचना चाह रहा हूं, तो मैं एक बार में पैसा नहीं मांग रहा हूं। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। और जो पैसा मैं आपसे मांग रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि 2 रुपया मेरे को एप्लीकेशन के समय आप दे दीजिए। 2 रुपए दे दीजिए कब? एप्लीकेशन के समय। और फिर 4 रुपए दे दीजिएगा अलॉटमेंट के समय, और 2 रुपए दे दीजिएगा फर्स्ट कॉल के समय, और जो बचा खुचा 2 रुपए और है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल में दे दीजिएगा। 4 बार मैं पैसा मांग रहा हूं। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है बेटा एप्लीकेशन की, उसमें मैंने ये प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। अब मेरे पास 1 महीने का टाइम है, मतलब कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 में कहा गया है ना, कि 1 महीने के अंदर अंदर, मैं न्यूनतम अभिदान भी समझाए दे रहा हूं, 1 महीने के अंदर अंदर अगर ये जो 12,000 है, तो शेयर मेरे पास 20,000, लेकिन इन 20,000 शेयर्स में से 12,000 शेयर मैं बेचना चाह रहा हूं, मतलब निर्गमित करना चाह रहा हूं, मतलब इशू करना चाह रहा हूं। अगर मैं ये 12,000 शेयर्स का 90% कितना हो जाएगा? 10,800 शेयर हो जाएगा। तो अगर मैं
एक महीने यानी 30 दिन के अंदर 12,000 शेयर्स में से 10,800 शेयर नहीं इशू कर पाया, इशू करने के तात्पर्य आप लोग मेरे लिए एप्लीकेशन, मतलब मेरे अंशों के लिए आपने एप्लीकेशन नहीं दिया, तो फिर मुझे कंपनी खोलने का अधिकार नहीं होगा। यही क्या कहलाता है, न्यूनतम अभिदान कहलाता है। सबसे पहले कंपनी की कंडीशन ये होती है कि मैंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, अब 1 महीने का समय है, आप लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदें, खरीदने के लिए एप्लीकेशन दें। अगर आप शेयर मान लीजिए 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 10 शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन तो देना पड़ेगा, साथ में एप्लीकेशन का पैसा भी देना पड़ेगा। एक शेयर का कितना मूल्य है एप्लीकेशन के समय, 2 रुपए। तो अगर आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो 2 रुपए के हिसाब से आपको 20 रुपया भी जमा करना पड़ेगा। अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के समय में आपसे 2 रुपए मांग रहा हूं, 100 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। ऐसे ही ऐसे करके कोई 100 शेयर, कोई 200 शेयर, कोई 300 शेयर, 500, 800, 1000, ऐसे ऐसे करके सब लोग कंपनी के लिए शेयर खरीदेंगे। शेयर खरीदने के लिए मतलब एप्लीकेशन देंगे। अगर मैं 90% से ज्यादा शेयर बेच लेता हूं, मान लीजिए मैं ही कंपनी हूं, ठीक है ना, और आप सब लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं बेटा, तो इन एप्लीकेशन के लिए अगर मेरे को 10,800 से ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन मिल गए हैं, तो फिर मुझे कंपनी खोलने का अधिकार मिल जाएगा। और अगर 10,800 से 12,000 शेयर हैं, 12,000 का 90% 10,800 होता है। अगर मैं 1 महीने के अंदर 10,800 शेयर के लिए मुझे एप्लीकेशन नहीं मिल पाए, तो ऐसी कंडीशन में मुझे कंपनी खोलने का अधिकार नहीं रहेगा। फिर मुझे अगले 15 दिनों में आप लोगों से जो भी पैसा मिला है वो पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और अगर मैं अगले 15 दिनों में आपके पैसे की वापसी यानी आपकी राशि वापस नहीं कर पाता हूं, आपका अमाउंट वापस नहीं कर पाता हूं, तो ऐसी कंडीशन में मुझे फिर 15% के ब्याज सहित, 15% वार्षिक ब्याज सहित आपके पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। जितना भी टाइम फिर मैं उसके बाद लूंगा, तो 15% वार्षिक यानी 15% पर एनम के रेट से मुझे आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, मतलब कंपनी की तरफ से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो 1 महीने का समय रहता है। 1 महीने में क्या होता है, एप्लीकेशन का पैसा आपसे मांगा जाता है। एप्लीकेशन में ऑब्जेक्टिव एक ये भी आता है कि आवेदन की राशि कितनी होनी चाहिए, तो हमारे अंशों का जितना भी मूल्य है उसके 5% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए का 5% कहलाता है 5 रुपए। यानी अगर 100 रुपए का शेयर है तो आपका एप्लीकेशन के समय आप जो पैसा ले रहे हैं वो अमाउंट 5% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अब हुआ ये कि मेरी कंपनी कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है, तो मैं 12,000 शेयर बेचना चाहता था और पूरे 12,000 अंशों के लिए आवेदन मिल गए हैं। यही कंडीशन क्या कहलाती है, पूर्ण अभिदान की कंडीशन कहलाती है कि ये कंपनी, इसके पास शेयर 20,000 है लेकिन अभी इसको ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसने 12,000 शेयर इशू करना चाहा और पूरे के पूरे 12,000 अंशों के लिए इसको एप्लीकेशन मिल गया। तो फिर अगले महीने फिर वो आप लोगों को बोलेगा कि भैया आप आइए और अगली किस्त का पैसा भी लेते आइएगा, मतलब अलॉटमेंट का, और मैं आपको शेयर क्या कर दूंगा, अलॉट कर दूंगा। पहली वाली दशा में आप लोगों को मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, आप चाहो तो मेरी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दो, और मन नहीं है तो मेरी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आप एप्लीकेशन मत दो, है ना। तो जो जो चाहेगा खरीदना वो एप्लीकेशन देगा। अब जिन लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दिए हैं उन लोगों को मैं बुलाऊंगा कि भैया आइए और मैं आपको शेयर अलॉट करना चाहता हूं, है ना। मुझे कंपनी खोलने का अधिकार मिल गया है क्योंकि मैंने जितने शेयर चाहता था मैंने सारे शेयर्स बेच लिए हैं, ठीक है ना। जब मैंने सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन प्राप्त कर लिए हैं तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा और आपको शेयर अलॉट करूंगा। जब मैं आपको शेयर अलॉट करूंगा तो फिर आपसे पैसा मांगूंगा, भैया एक शेयर के हिसाब से 4 रुपये जमा कर जाइएगा। उसके बाद फिर जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं फिर आपसे पैसा मांगूंगा, तो उसको फर्स्ट कॉल कहा जाएगा, और फिर एक और कॉल करूंगा जिसमें मैं अपना हिसाब किताब कंप्लीट कर लूंगा। हाँ, एक बात ये भी आती है कि एप्लीकेशन का जो अमाउंट होगा बेटा वो 5% से कम नहीं होना चाहिए, और साथ में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितनी भी कॉल आप कर रहे हैं, अगर आप याचना कर रहे हैं तो याचना का जो अमाउंट होगा वो 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। यहां कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए,
और ये अधिक नहीं। मतलब आपसे ये कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन का अमाउंट, जैसे हमने किस्तें बना रहे हैं, कोई किस्त 2 रुपए की, कोई 4 की है, कोई 2 की है, कोई 2 की है, तो एप्लीकेशन का अमाउंट 5% से, अंश जितने रुपए का शेयर है उस शेयर के 5% से कम नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा जो होगा वो पैसा जो है वो 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 100 रुपए का शेयर है तो तीसरी किस्त में, चौथी किस्त में आप 100 रुपए का 25% यानी कि 25 रुपया ही मांग सकते हैं एक शेयर का। आप जितने शेयर करेंगे उससे इंटू कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ये 4 प्रकार की बातें हैं। हाँ, इधर पे आइए। अब बात ये हो रही है कि अगर मैं 10,000 शेयर इशू करना चाहता हूं और पूरे 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल गया है तो मैं पूर्ण अभिदान की कंडीशन में हूं। पहला सवाल आपका यही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कि मैं बेचना तो 10,000 शेयर चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरे 10,000 शेयर्स के लिए मुझे एप्लीकेशन मिल जाए, है ना। कितने शेयर के लिए? 10,000 शेयर के लिए मुझे एप्लीकेशन मिल जाए। लेकिन जनता से मुझे ना सिर्फ और सिर्फ 9,500 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन मिले। हो गया, चलेगा, 90% से तो ज़्यादा मिल गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10,000 शेयर मैं बेचना चाहता था, लेकिन मेरी कंपनी अभी नई नहीं है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लोग मेरे ऊपर भरोसा थोड़ा सा भी कम कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं पूरे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं प्राप्त कर पाया। मैं बेचना तो 10,000 शेयर चाह रहा था, लेकिन 9,500 शेयर ही बेच पाया। तो जितना शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, जब उससे कम अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, यानी कि न्यून अभिदान या अल्प अभिदान की दशा कहा जाता है। और फिर इतने शेयर से ही गुणा करके अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, मतलब जनरल एंट्री कर लेते हैं। अति अभिदान क्या होता है? जब कंपनी बहुत ही ज्यादा फेमस होती है ना, और कई वर्षों से उसका काफी अच्छा प्रभाव मार्केट में देखा जा रहा है, बहुत अच्छा डिविडेंड लोगों को मिल रहा है, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर लोगों का भरोसा बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, जैसे नहीं कहा जाता है ना, कि भैया अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो फिर आप या तो टाटा, अंबानी, इन कंपनियों के शेयर्स खरीदेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। देर से हो सकता है लेकिन आपको प्रॉफिट जरूर होगा। तो बस उसी तरीके से बात यहाँ पर आ जाती है ना, अति अभिदान की दशा में, कि यहाँ ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, तो ये बेचना चाह रही है कि 10,000 शेयर्स इसने अभी निकाले हैं, कि 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है। लेकिन इतनी जल्दबाजी रहती लोगों को कि कई बार 12,000, 13,000 और 15,000 अंशों तक के आवेदन मिल जाते हैं। तब कंपनी करती क्या है? कंपनी क्या करेगी? भैया उसके पास 10,000 शेयर है, जब मेरे पास 10,000 शेयर है तो मैं 10,000 शेयर ही ना बेच सकता हूं। अब आपने 12,000 शेयर्स का ऑर्डर मुझे दे दिया है, तो क्या मैं पूरे ऑर्डर को पूरा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो 2,000 अंशों का पैसा आपने मुझे एक्स्ट्रा दे दिया है, या तो मैं आपको वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, या तो फिर मैं अगली किस्त में उसको एडजस्ट कर लूंगा, यानी कि एप्लीकेशन के बाद अगली किस्त क्या होती है? अलॉटमेंट की, उस समय मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक बार जल्दी जब हम 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, निर्गमित करना चाहते हैं, और सभी अंशों के लिए आवेदन मिल जाता है, तो इसे पूर्ण अभिदान या फुल सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जब हम 10,000 शेयर्स निर्गमित करना चाह रहे हैं, इशू करना चाह रहे हैं, और आवेदन यानी एप्लीकेशन सिर्फ 9,500 शेयर के लिए मिले हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? न्यून अभिदान या अल्प अभिदान, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। और जब हम 10,000 शेयर्स इशू करना चाहते हैं और हमको 10,000 से अधिक अंशों के लिए एप्लीकेशन मिल गया है, आवेदन मिल गया है, तो इसको अति अभिदान या ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। इसके बाद एक न्यूनतम अभिदान मैंने बताया था, न्यून नहीं, न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया और इशू करने के बाद आप जितने भी शेयर इशू करना चाहते थे, मैं 10,000 शेयर इशू करना चाहता था, अगर 1 महीने के अंदर मुझे 10,000 शेयर का 90% मतलब कि 9,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र अगर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी दशा में मुझे कंपनी प्रारंभ करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 39 में कहा गया है कि ऐसी कंडीशन में अगले 15 दिन के अंदर, जो भी मान लीजिए कि जैसे 10,000 शेयर थे तो 8,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, तो जिन लोगों ने 8,000 शेयर्स के लिए मुझे एप्लीकेशन दिया है, उनका पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा अगले 15 दिन के अंदर। तो जैसे मान लीजिए 1 अक्टूबर को मैंने क्या किया था? प्रोस्पेक्टस इशू किया था। 31 अक्टूबर तक का टाइम है मेरे पास। 31 अक्टूबर तक मैंने क्या किया? अगर 90% शेयर नहीं बेच पाया,
मतलब 90% शेयर के लिए एप्लीकेशन मुझे नहीं मिल पाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर अगले 15 दिन यानी 15 नवंबर तक के अंदर अंदर मुझे जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 15 नवंबर तक कुछ लोगों का पैसा वापस कर दिया, कुछ लोगों का नहीं कर पाया, मुझे पैसा मिलने लगा था तो मैं सोचा कि कुछ खरीद ले कंपनी के लिए, तो इसलिए पैसा खर्च कर दिया मैं। अब बाकी लोग पैसा नहीं वापस कर पा रहा हूं, तो फिर मैं 15 नवंबर के बाद फिर जितने भी दिन बाद मैं उनको पैसा दूंगा, मतलब कि 15 दिनों के बाद जितने दिन बाद में पैसा दूंगा, तो उसके लिए मुझे 15% ब्याज सहित पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। और ये जो 15% इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल रेट है, वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है ना, चलिए ये सब कुछ हो गया, सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है ना, अरे क्वेश्चन भी चला गया। चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया था। ऊपर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी थी। कंपनी का नाम क्या था बेटा? एक्स लिमिटेड। ठीक है ना, एक्स लिमिटेड के पास शेयर्स थे 20,000। कितने शेयर थे? 20,000। कौन वाले शेयर थे? इक्विटी शेयर थे। इसके पास 20,000 इक्विटी शेयर थे। ठीक है, अब 20,000 इक्विटी शेयर थे तो, लेकिन वो उसमें से बेचना कितने चाहता था या इशू कितना करना चाहता था? मात्र 12,000। कि भैया मैं अभी आवश्यकता नहीं है ज़्यादा पैसे की, 20,000 शेयर भले मेरे पास हैं, लेकिन अभी जितनी आवश्यकता है उसके आधार पर मैं 12,000 शेयर निर्गमित करना चाहता हूँ, इशू करना चाहता हूँ। ठीक, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपये। अच्छा, तो क्या एक ही बार में लोगे? ले सकता है व्यक्ति पैसा, एक बार में भी पैसा ले सकता है, लेकिन हाँ अभी मेरी नई नई कंपनी है, मैं एक बार में पैसा नहीं लूंगा, मैं 4 बार में पैसा लूंगा। अच्छा, तो 4 बार में जो अब आप पैसा लेंगे तो उन 4 बार का नाम होता है कुछ कुछ। पहली वाली कंडीशन का नाम होता है एप्लीकेशन, मतलब आवेदन, पीछे लिखा हुआ है, आप जाके पीछे नाम देख लीजिएगा हिंदी में भी। दूसरी वाली कंडीशन का नाम होता है अलॉटमेंट। तीसरी वाली कंडीशन का नाम होता है फर्स्ट कॉल। और चौथी कंडीशन का नाम होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये कॉल लिखा है, ठीक है। हाँ, तो आपके क्वेश्चन में जैसा कि बताया गया था कि 2 रुपया एप्लीकेशन के समय लेना है, 4 रुपए अलॉटमेंट के समय लेना है और 2 रुपए लेना है फर्स्ट कॉल में। जो बच जाए वो सेकंड कॉल में ले लेना। तो 10 रुपए में से 2 ले लिए और 4 6 रुपए ले लिए और 2 8 रुपए ले लिए, तो कितना बचा? 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल में लेना है। ठीक है भैया, अब सभी पैसे मुझे, मतलब पूरे के पूरे 12,000 अंशों के लिए आवेदन मिल गए और मुझे सभी राशियां यानी चारों किस्तों की राशियां भी प्राप्त हो गई। बस आप इसमें जो भी एंट्रियां होनी है वो आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए हम जनरल एंट्री करते हैं। तो हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि भैया 2 प्रकार की एंट्री होती है, एक होती है बैंक वाली, एक होती है कैपिटल वाली। सामान्यतः बैंक हमेशा डेबिट होता है और कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। और एप्लीकेशन के समय मैंने अभी आपको पूरी प्रक्रिया बताई। अभी मुझे पता ही नहीं ना कि इतने सारे लोगों में से कौन व्यक्ति मेरी कंपनी के शेयर खरीदने वाला है। अभी तो मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि भैया आप लोग जो भी मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, आपके पास 30 दिनों का समय है। आप अगर मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एप्लीकेशन बस नहीं देना पड़ेगा, जितने शेयर खरीदना चाहते हो हर शेयर का 2 रुपए लगेगा। 10 शेयर खरीदना चाहते हो तो 20 रुपए दे देना, 100 शेयर खरीदना चाहते हो तो 200 रुपया भी दे देना। एप्लीकेशन भी देना और एप्लीकेशन साथ एप्लीकेशन का पैसा भी देना। कैसे? वो हमारे खाते में जमा करा देना कंपनी के अकाउंट नंबर में। तो ऐसी कंडीशन में बैंक वाली एंट्री पहले होती है और फिर जितना पैसा मुझे मिलता है उसको मैं कहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ? अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये एंट्री कुछ इस हिसाब से होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर जब उस पैसे को मैं ट्रांसफर करता हूं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर आपको बता दें, बैंक में देखिएगा मैंने एंट्रियां यहां लिख ली हैं क्योंकि लिख करके बताने में ज्यादा समय लगता है, एंट्रियां तो मैं पढ़ा ही चुका था। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जब एप्लीकेशन का पैसा जमा होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसे ही जब बैंक में अलॉटमेंट का पैसा जमा हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही
जब फर्स्ट कॉल का पैसा जमा हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ऐसे ही जब सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा जमा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जब बैंक वाली एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट होगा। और मैंने ये भी बताया आपको कि जब एप्लीकेशन की दो एंट्रियां होंगी तो दोनों एंट्री में एप्लीकेशन वर्ड जरूर आएगा। एक में एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है तो देखिए अगली एंट्री में एप्लीकेशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। यहां पर अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है तो देखो अगली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। और तो और सिर्फ डेबिट क्रेडिट का नहीं देखना, अपन को ये भी देखना है कि अगर ये एप्लीकेशन 50,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है तो अगली एंट्री में 50,000 रुपए से डेबिट भी होगा। यहां पर अलॉटमेंट अगर 50,000 से डेबिट हुआ है तो अलॉटमेंट अगली एंट्री में 50,000 से क्रेडिट भी होगा। इस चीज का भी ख्याल रखिएगा, आगे के सवालों में समझ में आएगा। तो मैं आपको यहां पे बता रहा था कि एप्लीकेशन की कंडीशन में क्या होता है, बैंक वाली एंट्री पहले होती है और कैपिटल वाली एंट्री होती है बाद में। लेकिन इसके अलावा बाकी सब सेम। यहां पे मुझे जब आवश्यकता होगी तब मैं आपसे पैसा मांगूंगा तो मैं पहले कैपिटल वाली एंट्री करूंगा, फिर आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करेंगे तो बैंक वाली एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल में पहले मैं पैसा मांगूंगा फिर आप मुझे पैसा जमा करेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी पहले कैपिटल की एंट्री होगी, फिर कौन सी एंट्री होगी, बैंक की। तो यहाँ पे एंट्री वही होती है। दो एंट्री अगर आपको पता है तो बस नाम चेंज कर दीजिए, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल का सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखते जाइए और अपनी एंट्रियां कंप्लीट करते जाइए। एक बात आपको और बताना चाह रहा था मैं, फिर से भूल गया, लगता है ध्यान नहीं आया, चलिए होगा फिर आगे याद आएगा। तो इसी एंट्री से संबंधित कुछ बात बताना चाह रहा था मैं, चलिए आगे ध्यान आएगा तो बताता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये बात बताना चाह रहा था कि अगर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का अगर मैं पैसा आपसे मांग रहा हूं, भले मैंने डेट डिसाइड कर दी है कि आपको इस तारीख को अलॉटमेंट का पैसा देना है, इस तारीख को फर्स्ट कॉल का पैसा देना है, इस तारीख को सेकंड कॉल का पैसा देना है, फिर भी जिस तारीख को आपको पैसा देना होगा उसके 15 दिन पहले मैं आपको रिमाइंडर भेजूंगा। मतलब कंपनी की तरफ से आपको रिमाइंडर भेजा जाएगा। जब भी आपसे कोई भी पैसा लिया जाएगा तो उसके 15 दिन पहले कंपनी आपको रिमाइंडर जरूर भेजेगी कि भैया सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा जमा करने का समय आ रहा है, आज से 15 दिन के बाद तुमको पैसा जमा करने आना है तो समय पे आ जाना। इस तरीके से मतलब रिमाइंडर एक भेजा जाता है। तो जब भी आपसे पैसा मांगा जाएगा उसके 15 दिन पहले आपको रिमाइंडर भेजा जाएगा। यही बात मैं भूल जा रहा था तो बता रहा था। चलिए, अब एप्लीकेशन के समय मुझे पूरा पैसा मिल गया ना, प्रश्न में लिखा है। तो भैया 20,000 शेयर तो थे, लेकिन मैं कितना इशू करना चाह रहा था, 12,000। तो 12,000 शेयर जब इशू करना चाह रहा था तो पूरा 12,000 अंश का एप्लीकेशन मिल गया। तो एप्लीकेशन मिला होगा तो एप्लीकेशन का पैसा भी मिला होगा। हाँ भैया मिला तो है। तो कितने शेयर हैं, 12,000, हर शेयर का 2 रुपया मिला है, तो कुल कितना रुपया मिल गया आपको, 24,000 रुपए आपको मिल गया। तो जब आप एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां करेंगे ना तो दोनों ही एंट्रियों में आपको 24,000 रुपए लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000 और 24,000, है ना। तो यहाँ बैंक में आप लोगों ने पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, काहे का पैसा मिला है, एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। फिर ये जो पैसा मिल गया तो लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। अब ये पैसा करेंगे क्या, करना क्या है, इसको ट्रांसफर कर दो, कहाँ, अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट हो गया था तो अब डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, जितना मिला है, 12,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 24,000 मिला है। तो दोनों एंट्रियों में सेम अमाउंट हो गया। यहाँ पे लिख दें एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, डेट है नहीं क्योंकि भी। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर है तो यहाँ पर प्रेफरेंस वर्ड लिखना पड़ता है इक्विटी की जगह पे। अभी आपको कहा गया ना कि कंपनी समता अंश निर्गमित कर रही, तो समता अंश को इंग्लिश में इक्विटी कहा जाता है। चलिए, यहाँ का नरेशन सेकंड वाला बड़ा है कि भैया एप्लीकेशन का पैसा पहले मिल गया ना, तो बस बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए दूसरी एंट्री में जाते हैं। अलॉटमेंट का समय आ गया कि भैया हम पूरे एप्लीकेशन हो गए, अब आओ अलॉटमेंट के समय और अपना जो अंश का पत्र है वो से अंश ले जाओ। तो ये हम उनको शेयर अलॉट कर रहे हैं कि लो भैया अपना शेयर ले जाओ। तो जब मैं आपको शेयर अलॉट करूंगा तो आपसे फिर पैसा लूंगा।
एक शेयर का कितना रुपया मांग रहा हूं, 4 रुपया मांग रहा हूं। शेयर कितने मैंने इशू करना चाहे हैं, 12,000। तो एक शेयर का जब 4 रुपए मांगूंगा तो 12,000 शेयर का 4 रुपए के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 12 चौके 48,000 रुपए। तो अब अलॉटमेंट की एंट्री के समय मैं दोनों एंट्रियों में 48,000 रुपए लिखूंगा। कितना रुपए लिखूंगा, 48। तो पहले मैं आपसे पैसा मांगूंगा कि भैया अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि भैया 48,000 रुपया दो। तो इसीलिए मैंने नरेशन में लिखा है बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। फिर आप लोग पैसा जमा कर देंगे, कहाँ जमा करेंगे, बैंक में। तो जब बैंक में एप्लीकेशन का पैसा जमा हुआ था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अलॉटमेंट का पैसा जमा हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो पूरा पैसा मेरे खाते में आपने जमा कर दिया। चलिए अगली एंट्री करते हैं। तो अगली एंट्री जो है, हाँ अगली एंट्री फर्स्ट कॉल की है। फर्स्ट कॉल के समय मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि भैया मेरा पैसा देना। क्या कितना चाहिए भैया, अरे जितने शेयर हैं ना हर शेयर पर 2 रुपए देना। तो 12,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना रुपए होता है, 24,000 रुपए होता है। तो पहले मैं आपसे पैसा मांगूंगा। तो भैया पैसा मैं आपसे यहाँ पे मांग रहा हूँ कि मेरे को फर्स्ट कॉल का पैसा दो। तो भैया जब पैसा मांगते हैं तो पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी, फिर बैंक वाली, कैपिटल वाली फिर बैंक वाली। सिर्फ एप्लीकेशन के समय बैंक वाली एंट्री पहले और कैपिटल वाली एंट्री बाद में होती है, लेकिन बाकी सब में कैपिटल वाली एंट्री पहले और बैंक वाली एंट्री, ये बैंक वाली एंट्री बाद में होती है। कैपिटल वाली पहले, बैंक वाली बाद में, कैपिटल वाली पहले, बैंक वाली बाद में, है ना। तो यहाँ पे मैं आपसे एंट्री नंबर 5 में आपसे पैसा मांग रहा हूँ कि पैसा दो। तो भैया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा चाहिए, 12,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपया आप मेरे को दीजिए। डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट पैसा लिख दिए। और फिर आप पैसा दे देंगे तो पैसा कहाँ पे भेजेंगे, मेरे अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 24,000 और 24,000 यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपसे सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगू कि भैया पैसा दो फिर से। कितना रुपए दें, तो 12,000 शेयर हैं, 2 रुपए के हिसाब से पैसा चाहिए। ये हम रोज रोज पैसा नहीं मांग रहे हैं, कुछ महीनों का समय बीच में रहेगा। तो 12,000 शेयर हैं, एक शेयर का 2 रुपया मांग रहे हैं। तो 12,000 शेयर का कितना हो जाएगा 2 के हिसाब से, 24,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि मेरा पैसा दीजिए, तो आप पैसा दे देंगे। तो पहले तो मैं पैसा आपसे मांगूंगा, तो भैया पैसा दीजिए पहले। तो पैसा मांगने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया पैसा इसका दीजिए, तो दे रहे हैं। फिर पैसा जब आप देंगे तो कहाँ भेजेंगे, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 24,000 रुपये और 24,000 रुपये। चलिए सब हो गया। अब इसका टोटल लगाना है, तो टोटल लगाएंगे तो 24, 24, 48, 48। आप ऐसे भी टोटल लगा सकते हैं कि 12,000 शेयर हैं और 10 रुपए के हिसाब से पैसा मैंने मांगा है। तो 12 दाहम, मतलब अगर पूरा पैसा ना मिल गया तो 12 दाहम 1,20,000। तो 1,20,000 रुपया मैंने आपसे मांगा है और 1,20,000 रुपया फिर आपने मुझे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, हर चीज़ की हमने 2-2 एंट्रियाँ की ना। 4 ठो एंट्री मांगने की हुई है, 4 ठो एंट्री पैसा देने की हुई है। तो 1,20,000 मिला के 2,40,000। तो यहाँ का टोटल जो जाएगा वो 2,40,000 रुपये जाएगा। और फिर डबल लाइन खींच dीजिएगा। डबल लाइन खींचने में होता है अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। एक चीज़ अगर अपन यहाँ पे छोड़ ये रहे थे कि सबसे पहले अपन को यहाँ लिखना पड़ता है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। इसके बाद हमको लिखना पड़ता है कि भैया किसकी पुस्तकों में कर रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, कौन सी कंपनी थी भाई, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड जुड़ा होता है। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित। सीमित का तात्पर्य ये है कि मतलब हम लोगों में यानी कंपनी के सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व क्या होता है, सीमित होता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। साझेदारी व्यापार जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज नहीं होती है, सीमित उत्तरदायित्व नहीं होता है। सभी का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, इसीलिए सीमित कंपनी, ठीक है ना। चलिए ये एंट्रियां आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत जा रही बेटा तो आप पहला सवाल देख के आइए, मतलब कल का सवाल, कल की एंट्रियां समझ लीजिए तो आपको अच्छे समझ में सच में आ जाएगा। चलिए ये आपका पहला सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फुल सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन था,
कैसे फुल सब्सक्रिप्शन, आपको ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ये बैंक कैपिटल नहीं लिखना पड़ेगा लेकिन ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्वेश्चन इसके पहले आप ले लीजिएगा क्योंकि फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा क्वेश्चन लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंपनी के पास 20,000 शेयर थे लेकिन 12,000 बेचना चाह रहा था, तो 12,000 के 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल गया, तो मतलब इसको फुल सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि मोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए है, जो 10 रुपए वाले 20,000 अंशों में विभाजित है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। यहाँ साफ साफ बता तो दिया, सबसे पहले कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम क्या है बेटा, मोहन लिमिटेड। मोहन लिमिटेड के पास कैसे अंश हैं, समता अंश हैं, तो इक्विटी शेयर आप ही बताइएगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। इक्विटी शेयर 2 लाख रुपए वाले, 2 लाख रुपए पूंजी है, तो और पूंजी से हमको भी फिलहाल लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपको ये शेयर की संख्या नहीं दी होती तो 2 लाख रुपए को आप 10 से डिवाइड करते तो आपको शेयर मिल जाते, लेकिन क्वेश्चन खुद ही बता दिया कि कंपनी के पास 2 लाख रुपए, मतलब कंपनी की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए है, जो 10 रुपए वाले 20,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। तो शेयर कितने हो गए, 20,000। हर शेयर का प्राइस कितना है, हर शेयर का प्राइस कितना है, तो अभी तो बोला कि 10 रुपया वाले 20,000 अंश हैं, 10 रुपए है। इसके बाद बोला जा रहा है कि कंपनी 10,000 समता अंश निर्गमित करना चाहती है, या कंपनी ने 10,000 समता अंश क्या किए, निर्गमित किए। तो भाई कंपनी ने 10,000 निर्गमित किए हैं, चलो 10,000 लिख दो, हो गया, हम 10,000 से गुणा कर देंगे। लेकिन और समस्या आ गई, समस्या ये आ गई कि जनता से सिर्फ 8,000 अंशों के लिए ही एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, है ना। कंपनी 10, पहली बात कंपनी के पास 20,000 शेयर थे, उसमें से कंपनी 10,000 शेयर्स ही इशू करना चाहती थी। उसके बाद जनता ने खरीदे नहीं, जनता ने कितने शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिए, 8,000 शेयर्स के लिए। तो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा तो इसी 8,000 से इंटू किया जाएगा। सामान्य तौर पे देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में चली गई है, क्योंकि कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है, और 10,000 शेयर जो है उसका 90% होता है 9,000 शेयर। तो कम से कम 9,000 शेयर के लिए मुझे एप्लीकेशन मिलना चाहिए। तो जब 9,000 शेयर के लिए मुझे एप्लीकेशन मिलता तब तो मुझे कंपनी खोलने का अधिकार था, नहीं तो 15 दिन के अब 8,000 शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन मिला है, जो कि 10,000 का 80% है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप सवाल तो कर ही नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैसा आपके लोगों को वापस करना पड़ेगा। ये कंडीशन समझाने के लिए मैंने ये वाला सवाल लिया था यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वास्तविकता को देखते हुए, अपन को क्वेश्चन में दिया गया है, और ऊपर से आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया ले लेना, अलॉटमेंट पे 3 रुपये ले लेना, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये ले लेना, और 3 रुपये ले लेना सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, और सारा का सारा पैसा आपको मिल गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर जनरल एंट्री करना है, तो हम जनरल एंट्री करेंगे। लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखें तो वास्तविकता में ऐसी कंडीशन में जब मैं 20,000 शेयर हैं और मैं 10,000 इशू करना चाह रहा हूं, और जनता से मुझे सिर्फ और सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए ही क्या मिला है, एप्लीकेशन मिला है, तो ऐसी कंडीशन में इस कंपनी को कंपनी खोलने का अधिकार ही नहीं रहेगा। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 8,000 शेयर बिके हैं, मतलब 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला है, तो हम 8,000 से इंटू करके अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो अब बात करता हूं मैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के समय कितना रुपए मांग रहा हूं, मतलब कंपनी मांग रही है 2 रुपए। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो अलॉटमेंट के समय 3 रुपए मांगा जा रहा है। फर्स्ट कॉल की बात करें, फर्स्ट कॉल के समय 2 रुपए मांगा जा रहा है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल की बात करें तो 3 रुपए मांगा जा रहा है। चलिए ठीक है, अब हम इनकी एंट्रियां करेंगे, तो एंट्रियां मैं इसी में कर देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है, तो चलिए, अमाउंट बस तो चेंज होता, मालूम है आपको, यही बेसिक एंट्रियां बस याद करनी है, और ये बेसिक एंट्री याद हो जाएंगी ना, जो पहले वीडियो में आपने पढ़ी हैं और जो आपने अभी अभी देखी हैं, तो बस फिर आपको कुछ नहीं करना है। जनरल एंट्री वही रहेगी,
कंपनी का नाम चेंज करो, पैसा चेंज करो, बस पैसा लिख दो। जैसे यहाँ पे फिलहाल कंपनी का नाम क्या है, मोहन लिमिटेड है। मोहन लिमिटेड की पुस्तकों में एंट्री करनी है, तो यहाँ पे अपन जब लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मोहन लिमिटेड। अब 4 बार में पैसा मांग रहा है ना बेटा, कितने बार में पैसा मांग रहा है, 4 बार में। तो हर एंट्री की हर कंडीशन में कितनी एंट्रियां होंगी, 2 एंट्रियां होंगी। तो 4 कंडीशंस में जाके कितनी एंट्री हो जाएंगी, यही 8 एंट्रियां हो जाएंगी। ये पूरी की पूरी 8 एंट्रियां होंगी, बस जैसी हैं सेम टू सेम ऐसी होंगी। पैसा कितना कितना आएगा, तो 20,000 शेयर बेचना चाहते थे, लेकिन 20,000 शेयर बेचना चाहे, मतलब 20,000 शेयर हमारे पास थे मोहन लिमिटेड के पास। मोहन लिमिटेड जिसमें से 10,000 शेयर इशू करना चाहते थे, लेकिन जनता से 8,000 अंशों का ही पैसा प्राप्त हुआ, 8,000 अंशों का ही आवेदन प्राप्त हुआ। तो 8,000 अंशों का आवेदन प्राप्त हो तो एक अंश में कितना रुपया मिला है, 2 रुपया। तो 8,000 अंशों का कुल कितना मिलेगा, 8 दूनी 16,000 रुपए। तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री में अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा, 16,000 रुपए और 16,000 रुपए। ये एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां हैं, तो दोनों एंट्री में 16,000 रुपए। यहाँ 16,000 रुपये हमारे पास आया और वही 16,000 रुपया अपन ने कहा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर अलॉटमेंट के समय कितना रुपया मांग रहे हैं, तो एक शेयर का 3 रुपया मांग रहे हैं। शेयर कितने हैं, 8,000। तो 8,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से कितना रुपया होगा, 24,000। तो ये 24,000 रुपए हमको मिल गया, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट की दोनों एंट्री में पैसा कितना लिखा जाएगा, 24,000 और 24,000, फिर 24,000 और फिर 24,000, है ना। कितना सिंपल है। इसके बाद फर्स्ट कॉल की बात की जाए तो फर्स्ट कॉल में एक शेयर का 2 रुपए मांगा जा रहा है। तो भैया हम गुणा किससे करेंगे, 20 से कि 10 से कि 8 से, 8 से करेंगे, क्योंकि 20,000 शेयर हैं कंपनी के पास, जिसमें से इशू 10,000 करना चाहते थे, लेकिन हमको एप्लीकेशन 8,000 के मिले। तो जब एप्लीकेशन 8,000 शेयर का मिला है, तो एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन का पैसा भी हमको 8,000 शेयर का मिलेगा। और एप्लीकेशन छोड़ो, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, सब में आपको 8,000 शेयर का ही पैसा प्राप्त होगा। तो फर्स्ट कॉल में 8,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से कितना रुपए मिलेगा, 16,000 रुपए मिलेगा। तो भैया फिर आप जाइए एंट्री में और फर्स्ट कॉल की एंट्री में पैसा कितना कितना लिखेंगे, 16,000 रुपए। ये 16,000, 16,000, 16,000 और 16,000 रुपए हो गया। चलिए इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल में 8,000 अंशों का 3 रुपए के हिसाब से कितना मिला, 8 3 24,000, 24,000 रुपीज। तो यहां पे लिख देंगे आप 24,000 और 24,000। बस 5 मिनट का एक न्यूमेरिकल और है। अब पैसे की का टोटल कर लीजिए। तो पैसे का टोटल आप करना कैसे चाहें, 8,000 शेयर हैं, 8,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से कितना होता है, 8 दहम 80,000 रुपए। 80,000 रुपये मैंने आपसे मांगा, 80,000 रुपये आपने मुझको दिया, तो 80 और 80 कितना हो जाएगा, 1,60,000। तो यहाँ टोटल जो आएगा वो 1,60,000 रुपये आएगा, ठीक है ना, हो गया। अब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका ये आपके क्वेश्चन का है, ये वर्किंग नोट है, और फिर मैं जनरल एंट्री लगा दे रहा हूँ। ये ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब इस जनरल एंट्री का भी स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, 2 एंट्रियां समझा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा आज का वीडियो, ठीक है ना। ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन में होता कुछ नहीं, मतलब बता दे रहा हूं मैं। वाई लिमिटेड, क्वेश्चन ही सीधे लिख रहा हूं मैं, वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है, 100 रुपए वाले 8,000 इक्विटी शेयर्स हैं। तो इक्विटी शेयर हैं इनके पास कितने, 8,000, और एक शेयर का प्राइस कितना है, तो एक शेयर का प्राइस है बेटा 100 रुपए, ठीक है ना। और इन शेयर पर आपको 20 रुपए एप्लीकेशन पर, 30 रुपए अलॉटमेंट पे लेना है, और 25-25 रुपए आपको सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल पे भी लेना था। तो भैया पहले कॉल्स के नाम लिख देते हैं।
एप्लीकेशन, इसके बाद अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। 8,000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक शेयर है। पैसा कैसे लेना है? तो 20 रुपया लेना है आपको एप्लीकेशन पर, 20 रुपए आपको लेना है एप्लीकेशन पर, फिर 30 रुपए आपको लेना है अलॉटमेंट पर। 50 रुपए ले लिए, बचा 50, तो 25 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 25 रुपए सेकंड फाइनल कॉल पे। चलिए, पिछले क्वेश्चन में एक और गलती थी, मतलब एक गलती तो आपको यहां पर समझ में आई होगी कि यहां भाई 90% से कम शेयर में भी सवाल हो रहा है। चलो ठीक है। दूसरी गलती एक ये भी थी, सेकंड एंड फाइनल कॉल 10 रुपए का शेयर है। मैंने आपको बताया था कि दोनों याचनाओं की जो राशि होगी वो 25% से अधिक नहीं हो सकती। तो 10 रुपए का 25% 2 रुपए 50 पैसे होता है, और यहाँ सेकंड एंड फाइनल कॉल में 3 रुपए लिया जा रहा है। मतलब मैं आपको बेसिक नियम्स बताने की, बेसिक रूल्स बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो बस उसके आधार पर मैं आपको ये क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहां पे क्या है कि वाई लिमिटेड के पास 100 रुपए वाले 8,000 इक्विटी शेयर है। हाँ भैया, दिख गया। 20 रुपए एप्लीकेशन पे लेना है, 30 रुपये अलॉटमेंट पे लेना है, 25 रुपये फर्स्ट कॉल पे लेना है और 25 रुपये सेकंड कॉल पे लेना है। हाँ, ले लेंगे भैया, पैसा ले लेंगे। अगला क्या बोल रहा है कि 10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। अब आप ही सोचिए कि मैं आपसे बोल रहा था कि भैया आप 8,000 रुपया आपका बचा है, आप 8,000 रुपया मेरा वापस करिए। अब आप 8,000 रुपए की जगह आपने जल्दबाजी में धोखे से पैसा ऐसा ट्रांसफर किया, 10,000 ट्रांसफर कर दिया, या आपने पैसे जो भिजवाए किसी के माध्यम से तो वो मुझे 10,000 रुपए दे के चला गया, तो 2,000 ज्यादा दे गया ना। तो क्या मेरा उन 10,000 रुपए पे अधिकार है? नहीं है। मेरा कितने रुपए पे अधिकार है? तो मेरा सिर्फ मेरे पैसे पे अधिकार है, मेरे पैसे हैं 8,000 रुपए। तो अब मैं क्या करूंगा, 2,000 रुपए आपको वापस कर दूंगा। ठीक है ना। और आपसे लेन देन अगर चलता रहता है तो फिर ये भी कह सकते कि हो गया भैया 2,000 रुपये मेरे पास जमा रहने देना, वो 2,000 रुपये जब अगले बार आप आएंगे कुछ खरीदने तो मैं 2,000 रुपये माइनस कर दूंगा, ये भी कह सकते हैं। तो यहां पर दोनों प्रकार की कंडीशन होती है। मतलब कि आपको एप्लीकेशन में 8,000 शेयर हैं तो आपको 8,000 अंशों का ही पैसा मिलना चाहिए, लेकिन गलती से आपको 8 की जगह कितने हजार अंशों का पैसा मिल गया है? 10,000 अंशों का पैसा मिल गया है। तो जब 10,000 अंशों का पैसा मिल गया है तो यहाँ 2,000 अंशों का पैसा क्या करना है? तो लिखा है 2,000 अंशों के लिए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया और उनकी राशि लौटा दी गई, मतलब उनका पैसा रिटर्न कर दिया गया। तो रिटर्न कर दिया जाएगा तो अच्छी बात है, और ना रिटर्न करते तो अगली किस्त जो अलॉटमेंट है फिर वहां पे हम एडजस्ट करते। आज मैं आपको रिटर्न करने वाली एंट्री पढ़ा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन के समय अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री जो होती है सबसे पहले होती है। 5 मिनट रुकेंगे। तो बैंक वाली एंट्री जो होती है वो सबसे पहले होती है, ठीक है ना। तो बैंक वाली एंट्री जब सबसे पहले होगी तो मैं एंट्री कर दे रहा हूं, ऐसे ही मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 अंशों के लिए पैसा मिल गया है, तो 10,000 अंशों का 20 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 2 1 कम 2 और 4 1 5 0, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मुझे मिल गया है। कितना मिल गया है? 2 लाख रुपए, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपए। लेकिन क्या और अगली एंट्री क्या होती है इसकी, वो भी आप कर लें। अगली जो नॉर्मल हम एंट्री करते हैं क्या करते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री करते हैं ना। तो समझिएगा थोड़ा सा, बस 5 मिनट लगेगा। 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स का पैसा हमको मिल गया है, लेकिन हमारी कंपनी के शेयर हमने कितने इशू किए? 8,000। तो 8,000 शेयर का पैसा रखने का मुझे अधिकार है। 8,000 शेयर में 20 का गुणा करेंगे तो 1,60,000 होगा। 8,000 अंशों का पैसा मैं रख सकता हूं, लेकिन बाकी जो 2,000 अंशों का पैसा ज्यादा मिल गया तो वो क्या करूंगा? तो वापस कर दूंगा। तो भैया
8000 अंशों का 20 रुपए के हिसाब से कितना रुपए मुझे मिल गया है? 1,60,000 रुपए मैं रख लूंगा। और 2000 अंशों का जो ज्यादा पैसा मिल गया है तो 20 के हिसाब से कितना होता है? 40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए मैं रिटर्न कर दूंगा। आप पैसा कैसे जमा करते हैं? मेरे खाते में। जब आप पैसा कंपनी के खाते में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जब कंपनी आपके खाते में पैसा जमा करेगी और नहीं आप वापस करेगी तो फिर बैंक अकाउंट यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, पहली एंट्री ये वाली हो चुकी है, ठीक ना। पहली एंट्री मैंने बता दिया है कि 8000 भले शेयर थे, लेकिन मैं तो अकाउंट में होल्ड तो नहीं लगाया था कि भैया 8000 अंशों तक पैसा आ जाए उसके बाद आएगा तो आप लीजिएगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना था। तो भैया पैसा मेरे पास कितने अंशों का आ गया है? 10,000 अंशों का आ गया है। 10,000 अंशों का 20 रुपए के हिसाब से कुल कितना रुपए मेरे खाते में जमा हो गया है? 2 लाख रुपए जमा हो गया। तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब हमने एक बात ये भी कही थी आपसे कि ऊपर के एप्लीकेशन में अगर 2 लाख रुपए है तो नीचे के एप्लीकेशन में भी कितना आएगा? 2 लाख रुपए। तो हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को 2 लाख रुपए से क्रेडिट किया था, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को 2 लाख रुपए से क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। अब ये जो 2 लाख रुपए हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, इसमें मैं अपने खाते में कितना पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं? जितना मेरा है। मेरा कितना पैसा है? 1,60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए मैंने अपने खाते में रख लिए और बाकी क्या कर दिया? मैंने रिटर्न कर दिया। लेकिन सर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं, हमके होगा ना, रुको तो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, और कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पर? 40,000 रुपए। तो यहाँ पर ये एंट्री होगी, ठीक है ना। नरेशन क्या होगा? तो हाँ भैया नरेशन भी चेंज होगा। यहाँ पे आप नरेशन क्या लिखते हैं कि बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, तो अपन वही लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड फॉर कितने शेयर? 10,000 शेयर। हमने 10,000 शेयर का पैसा यहां पर रिसीव, इतना आगे तक नरेशन जाता नहीं है क्योंकि यहां से अमाउंट का कॉलम आ गया ना। तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स, ये नरेशन जाएगा। यहां का नरेशन क्या लिखते थे आप लोग? तो यहां का नरेशन लिखते थे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपने यहां पे सिर्फ इतना ही किया है क्या कि एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है? नहीं सर, ट्रांसफर तो किए हैं। कितना? अपना पैसा। हमारे पास 8,000 शेयर थे, हेलो, हाँ, तो 8,000 शेयर थे, तो 8,000 शेयर का पैसा हमने ट्रांसफर कर लिया और 2,000 शेयर का पैसा हमने वापस कर दिया। तो लिखो भैया, लिखो, वही तो लिखना है। तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न। तो एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न किसको रिटर्न कर रहे हो? शेयर होल्डर को, जिसने शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया था। रिटर्न टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। हाँ, तो इस तरीके से आपकी एंट्री होती है। तो ये 2 एंट्री आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें। ये आपकी पहली एंट्री है, ये आपकी दूसरी एंट्री है। और सर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं तो वो वैसे ही हो जाएगा। अब हमारे पास 10,000 शेयर का पैसा मिल गया था, 8,000 का हमने रख लिया, 2,000 का हमने वापस कर दिया, काम खत्म। अब अलॉटमेंट का पैसा जब हम मांगेंगे तो हम 8,000 अंशों के धारियों से ही मांगेंगे। मतलब 8,000 शेयर होल्डर्स ने जो हमारे शेयर्स खरीदे हैं ना, उनसे बस मांगेंगे। तो 8,000 शेयर का 30 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए तीसरी एंट्री का अमाउंट होगा, और चौथी एंट्री का अमाउंट भी कितना होगा? 2,40,000। अब हम 8,000 अंशों का पैसा मांगेंगे और 8,000 अंशों का पैसा मुझे मिल जाएगा। तो आपको एंट्री तो पीछे से देख लीजिएगा, तीसरी चौथी एंट्री होगी, तीसरी एंट्री का अमाउंट, चौथी एंट्री का अमाउंट। फिर यहाँ पे आपकी फर्स्ट कॉल के समय मैं वही 8,000 अंशों का पैसा मांगूंगा और आप लोग पूरे 8,000 अंशों का पैसा दे देंगे। अब आप अगर कहेंगे कि हम अगर पैसा ना दे तो भैया एक दिन का इंतजार और कर लो, कल हम वो भी बता देंगे आके कि अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे, यानी आप कंपनी को पैसा नहीं देंगे, 2 किस्तों का भुगतान आपने किया, तीसरी चौथी किस्तों का भुगतान अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो वो सब कल फिर पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो 8,000 अंशों का 25 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा जा करके? 2 लाख रुपए, है ना। यहां भी 2 लाख, यहां भी 2 लाख, यहां भी 2 लाख। समझ जाइएगा राइटिंग थोड़ा सा।
हाँ, तो इस तरीके से दो पैसा आ जाएगा आपका। ये तीसरी चौथी एंट्री, पांचवी छठवीं एंट्री, सातवीं आठवीं एंट्री नॉर्मल होगी। दो एंट्रियां ही बस थोड़ी सी अजीब थी जो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक कंडीशन और आती है कि अगर सर पैसा वापस ना करें, पैसा एडजस्ट कर दे अलॉटमेंट में, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, नहीं लिया है तो अब ले लीजिए। तो वहां पर मालूम कैसे एंट्री होगी, पहली एंट्री ऐसी ही होगी, फिर यहां पर हमने क्या किया था, पैसा वापस कर दिया था तो टू बैंक अकाउंट लिख दिए थे। अब हम पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, हम पैसा क्या कर रहे हैं कि हम कह दिए कि भैया पैसा यार तुम ना लो, अभी पैसा हमारे पास चिल्लर इल्लर बचा नहीं है, अगली किस्त के समय तुम कम पैसा दे देना। तो इसलिए हम आपके पैसे को एडजस्ट कर लेंगे। तो कहां पे एडजस्ट करेंगे, अगली किस्त में। अगली किस्त का नाम क्या, अलॉटमेंट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा मिल गया था, 2 लाख रुपए। हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 अपने खाते में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी पैसा हम एडजस्ट कर लेंगे। कहां पे, तो सॉरी इक्विटी लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फिर यहां बैंक की जगह क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर मैं पैसा वापस नहीं कर रहा हूं, पैसा मैं एडजस्ट कर रहा हूं, तो हम अलॉटमेंट में उस पैसे को एडजस्ट करेंगे, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक ना, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है। हाँ, इसके बाद लेकिन चौथी एंट्री फिर चेंज होगी, क्योंकि आप पैसा दे चुके हैं, तो चौथी एंट्री चेंज होगी। कल मैं इसका न्यूमेरिकल ही करा दूंगा। चौथी एंट्री क्या हो जाती है, ये वाली एंट्री में तो आप पैसा उतना ही मांगेंगे जितना है, फिर ये वाली एंट्री जो करेंगे ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके अलॉटमेंट कर सकते हैं, या फिर जितना पैसा मिला उतना लिख सकते हैं। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कल इसका न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क की रही बात कि आज के लिए होमवर्क क्या है, तो बेटा आज का होमवर्क जो है आपका वो रहने वाला है, आप उसी तरीके से जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट पर। अच्छा, होमवर्क जो है ना वो मैं आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक होमवर्क करके लिखा रहता है, पिछले वीडियो में भी लिखा था, उसकी लिंक पर आप टच करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको जो होमवर्क है आज वो इंग्लिश के आपको 4 क्वेश्चंस रटने हैं, समझ करके भी रट सकते हैं आप। इंग्लिश का कोई वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब से ही, उसकी कहानी पहले समझ लीजिए उस चैप्टर की। मैं आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा आज, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन उसमें ऐड करूंगा, जो कि है द लास्ट लेसन, जहां पर फ्रांज रहता है, मिस्टर एम हैमल रहते हैं, है ना। तो उनके 4 क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आज का होमवर्क है। आप प्रतिदिन होमवर्क को फॉलो, देखिए आपको मैं देखने तो आ नहीं रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप अगर मेरे द्वारा बताए गए रूटीन को फॉलो करेंगे तो ये जरूर तय है कि आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बनने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।